हेलो एंड वेलकम गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका तहे दिल से स्वागत है 30 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये रिकॉर्डेड वीडियो है। कुछ ही किसी कारण से मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है और इसी वजह से ये वीडियो आपके साथ यहाँ पर पहुँचा है। आज ये वीडियो रहेगा, मंडे से आपको वापस हम वीडियो करेंगे। हमारा एक बेस छोटा सा मीट है, तो उसको अटेंड करके फिर हम ये वीडियो आपको मंडे से आपको जो है वो लाइव आपको सेशन मिलेंगे। तो उसका टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज एमसीक्यू नहीं कराएंगे बिकॉज आज कट टू कट बात करेंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, और फिर मंडे से नए साल से नए सिरे से आपके साथ फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जाने से पहले दोस्तों, बहुत कुछ हमने प्लान किया है नए साल के लिए, तो उसका अपडेट आपको जो नया साल का पहला हफ्ता है वहीं आपको कई सारे अपडेट जो है वो मिल जाएंगे। सो वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, एंड चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले आते हैं हमारी आज की पहली करंट अफेयर पे। आरबीआई ने जो पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, जिसका मेन मकसद है पेमेंट्स या ऑनलाइन जो पेमेंट सिस्टम है उसे बेहतर करना, ताकि लोग यूपीआई का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें, ताकि लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें, पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो होती है उसमें स्वाइप करना स्टार्ट करें। मतलब जो एक फाइनेंशियल लिटरेसी है, जो एक वित्तीय साक्षरता है पेमेंट्स को लेकर, ऑनलाइन खास तौर पे पेमेंट्स को लेकर, उसको लेकर ये योजना बनाई गई थी, जिसके अंदर कई सारी डिवाइसेस को, पीओएस डिवाइसेस को, स्वाइपिंग मशीन्स को सेटअप करना था, उन्हें प्रोवाइड करना था। तो इस स्कीम को अब 2 साल के लिए और अगले साल मतलब 2 साल के लिए और तो 2025 तक इसे जो है वो एक्सटेंड किया गया है। ये शुरू किया गया था 2021 में, और इसका मेन मकसद था कि इंडिया में जो पेमेंट एक्सेप्टेंट डिवाइसेस हैं, जिसमें एटीएम भी आता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स आते हैं, स्वाइपिंग मशीन्स आते हैं, उनको उनको इंक्रीज करना, उस पर इसको काम किया गया था। प्राइमरीली इसका मेन मकसद था कि जो टीयर 3 से लेकर टीयर 6 सिटीज़ हैं, जैसे कि अगर हम टीयर 3 की बात करें तो जो मेरा ससुराल है गोंडा, वो टीयर 3 रहेगा या टीयर 4 रहेगा। और सिटीज़ की बात करें तो झुंझुनू रहेगा, टीयर 5 रहेगा, या फिर होनोलुलु नहीं, हाँ, होनोलुलु सिटी अगर होगा तो वो टीयर 6 रहेगा। तो उस रेंज में जहाँ पर कि अभी एक्सेप्टेंस कम है पेमेंट डिवाइसेस की, स्वाइपिंग मशीन्स की, वहाँ पर उसे प्रमोट करना। और फोकस एरियाज जो हैं इस समय वो दो खास तौर पे यूनिट टेरिटरीज हैं। उनमें पहला है जम्मू कश्मीर एंड दूसरा है लद्दाख। इन दोनों एरियाज़ के बारे में खास बात यह है कि बहुत पहले ही, कुछ समय पहले ही इन्हें जो 370 आर्टिकल था उससे हटाया गया था, और अब यहाँ पर खुले तौर पर और बिना किसी खास बंदिश के यहाँ पर कई सारी चीज़ों को हम लेजिस्लेट कर सकते हैं। तो उसको देखते हुए ये अच्छी पहल है जो सरकार ने अभी की है। एक रेगुलेटर से हम चलते हैं दूसरे रेगुलेटर पर, जो कि है सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने रूमर वेरिफिकेशन नॉर्म्स का जो रूमर वेरिफिकेशन नॉर्म्स जो हैं उनको उनको लेकर अपडेट दिया है, उन नॉर्म्स को और आसान कर दिया है। कई बार क्या होता है कि एक एक खबर उड़ती है, अगर मैं उर्दू में कहूँ एक अफ़वाह उड़ती है कि फ़लाने कंपनी का जो प्राइस है वो गलत तरीके से ऊपर जा रहा है, या फ़लाने कंपनी का कोई प्रोडक्ट ख़राब हो चुका है, या कंपनी पर कोई आरोप लगता है, जिससे कि कंपनी के शेयर्स पर असर पड़ता है। अगर आपको याद होगा तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, जिसने आरोप लगाया था अडानी के शेयर प्राइस पर, अडानी कंपनीज के इन्वेस्टमेंट्स पर, जिसको लेकर काफ़ी समय तक अडानी के प्राइसेस काफ़ी नीचे रहे। इनफैक्ट इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की ओर आगे बढ़ चुके थे, लेकिन वो उस वजह से बहुत समय लगा वापस आने में, और अभी भी कंप्लीटली वापस जो है वो नहीं आ चुके हैं। तो उन नॉर्म्स को जो है उनको ईज आउट करने के लिए सेबी ने कुछ प्रपोजल दिया है। स्क्रीन पे आप देखिएगा, सेबी ने प्रपोज किया है कि अगर कोई टॉप 100 लिस्टेड कंपनी है, अगर एम कैप के मामले में इंडिया में कोई टॉप 100 कंपनीज में आती है उसके मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो 24 घंटे के अंदर जैसे ही प्राइस मूवमेंट होगा, एक रूमर की वजह से, फॉर एग्जाम्पल रूमर उड़ा और जो प्राइस में मूवमेंट आया, प्राइस गिर गया काफ़ी, तो उसी समय उसे एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, उसी समय उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो जो रूमर है वो सही है या फिर वो गलत है। और अभी तक क्या था, अभी तक ये था कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई खबर आ गई है आपके कंपनी को लेकर जिससे असर पड़ सकता है, पड़ रहा है आपकी कंपनी के शेयर पर, उसके 24 घंटे के अंदर करना था। लेकिन अब उससे बेटर किया गया है कि अगर आपका प्राइस मूवमेंट चेंज हुआ एक रूमर से, जो कि अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ है, उसके 24 घंटे के अंदर आपको उस पर वेरिफिकेशन देना पड़ेगा और उस पर कोई कदम उठाना पड़ेगा। वो यहाँ पर एक चेंज सरकार ने, सेबी ने दिया हुआ है। स्क्रीन पे आप देखिएगा, रूमर वेरिफिकेशन बाय द कंपनी विद इन 24 आवर्स ऑफ मटेरियल प्राइस मूवमेंट, करेंटली 24 घंटे ऑफ रिपोर्टिंग इन द मेन स्ट्रीम मीडिया
एक नॉर्म है। डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा कि जो प्राइस मूवमेंट है वो कैसे हुआ है, किस रेंज में हुआ है, और उसी के बेसिस पर यहाँ पर फिर 24 घंटे के अंदर उन्हें उस रूमर को वेरीफाई करना पड़ेगा या उसके बारे में क्लैरिफिकेशन जो है वो देना पड़ेगा। फिर दोस्तों बैंक्स, और ये एक डेटा आया है कि बैंक ने अपना परफॉर्मेंस बेटर किया है एनपीए रिकवरी में, लोन के रिकवरी में, बैड लोन रिकवरी में, लेकिन अभी भी वो सीवियर स्ट्रेस में, अभी भी एनपीए का जो एक परसेंटेज है वो ठीक ठाक लेवल पर है। स्क्रीन पे आप देखिएगा, इस रिपोर्ट का नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसे दिसंबर के लिए पेश किया गया है। इसे आरबीआई ने पब्लिश किया है। आरबीआई का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में, चाहे आने वाला एसबीआई क्लर्क हो या उसके बाद एसबीआई पीओ, आरबीआई ग्रेड भी हो, वहां पर सवाल आपके बनेंगे। इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है वो अभी रिजिलियंट है, मतलब अभी भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, लेकिन एनपीए को हमें देखना पड़ेगा, अभी भी स्ट्रेस है। हालांकि जो एनपीए असेट्स है, जो नेट एनपीए है, वो अब 0.8% पर जा चुका है, जो कि अच्छी खबर है, लेकिन इसे हमें और कम करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर एक बैंक को एनपीए रिकवर करना है या एक बैंक को अपने रिस्क को मिटिगेट करना है, मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए एक रेशियो को फॉलो करना होता है। वो रेशियो आपका मेंशन किया जाता है अंडर बासल 3। जो बासल 3 नॉर्म्स है, जो बासल नॉर्म्स है, उनके अंडर आपका ये रेशियो होता है। और ये जो रेशियो आपका है उसका नाम है CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि आपका 16.6% पे है इस समय ऑन एवरेज। ये एक एवरेज CAR है जो इंडिया के बैंक्स मेंटेन कर रहे हैं। हर एक इंडियन बैंक को कम से कम 9% CAR मेंटेन करना होता है, और अगर इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं तो उनको 12% का जो एक CAR मेंटेन करना होता है। तो फॉर ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जिनमें आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक आएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक आएगा, फॉरेन सेक्टर बैंक आएगा, उनके लिए स्टैंडर्ड 9% है। लेकिन अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें खासतौर पे, तो उनके लिए 12% CAR उनको जो है वो मेंटेन करना चाहिए। ऐसा डेटा यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर फरमान जारी किया गया है कि इतना मेंटेन आपको करना पड़ेगा। अगर नेट एनपीए 0.8% है, तो जो ग्रॉस एनपीए है वो इंप्रूव किया था to 3.1% by September this year from the current level of 3.2%। तो थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन ग्रॉस एनपीए भी हमारे कंट्रोल में है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो नेट एनपीए है वो 0.8% पे है, जो ग्रॉस एनपीए है सितंबर में 3.1% पे था। इसके अलावा जो सीवियर स्ट्रेस है वो 12.2% कैपिटल पोजीशन हमारा है, और सीआर जो मेंटेन किया गया है वो 16.6% का है, और ऑल ओवर मिनिमम 9% मेंटेन करना होता है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 12% मेंटेन करना होता है। कल मैंने आपको बताया था दोस्तों कि एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों बैंकों को उनका जो सीआर परसेंटेज है उसको इन्होंने बढ़ाया है। अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ने इंक्रीज किया है टू 0.8% एडिशनल अबव द बेसिक, और आईसीआईसीआई बैंक ने अब 0.4% पे आया है। एसबीआई बकेट 4 में आपका आ चुका है, जबकि आईसीआईसीआई आपका बकेट 2 में इस बार जो है वो दोस्तों आपका आ चुका है। तो वो चीजें जरूर से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एक चीज और, परेशान ना होइए आप लोग, इसका प्रिंटेबल पीडीएफ विद रिवीजन क्वेश्चंस विद न्यूज कनेक्टर आपको मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। अभी सिर्फ आज की खबरों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सेबी ने दोस्तों फिर न्यूज में है, सेबी ने अनवेल किए हैं गाइडलाइंस या फिर नॉर्म्स ऑन जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, जो कि एनपीओ जारी करते हैं। एनपीओ क्या होता है आपका? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में एक नया स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च हुआ है, उसका नाम है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अभी हाल ही में आपका न्यूज में था, बिकॉज उन्नति करके एक एनपीओ है जिसने अपना पहला जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट जारी किया था, और अब इन कूपन्स को लेकर, इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर एक फरमान, एक नॉर्म्स जारी हुए हैं। जीरो कूपन मतलब होता है आपका नो इंटरेस्ट, और जीरो मतलब होता है कोई प्रिंसिपल अमाउंट भी हम यहाँ नहीं मानेंगे, जो पैसा आप दोगे उसे चैरिटी के तौर पर हम निवेश करेंगे। तो चैरिटी सही तरीके से जारी है, जो आप परोपकार कर रहे हैं, जो आप पैसा दे रहे हैं चैरिटी में, वो सही तरीके से जा रहा है, उसके लिए इस एक्सचेंज को लॉन्च किया गया, ताकि जो एनपीओस हैं एक सही माध्यम से, एक लीगल मीडियम से वो पैसे को रेस कर सके चैरिटी करने के लिए। तो उनकी गाइडलाइंस को यहाँ पर पेश हुआ है, और ये गाइडलाइंस आपकी है फॉर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ZC/ZP फॉर एनपीओज, और ये ऑनलाइन फॉर्म में, इसका मतलब होता है ऑनलाइन, ये ऑनलाइन फॉर्म में ही जारी होंगे आपके, और ये ट्रांसफरेबल भी नहीं होंगे। मतलब अगर आपको मिला है तो आप इसे किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, इसके जरिए आप निवेश इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं।
मिनिमम जो इशू साइज है इसका वो 50 लाख रुपए का है, वो इसका मिनिमम इशू साइज है, नंबर 1। नंबर 2, जो मिनिमम एप्लीकेशन साइज है वो 10,000 रुपए का है, मतलब 50 लाख से कम का इशू नहीं करेगा कंपनी फॉर एनपी फॉर ZC और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपका होगा वो 10,000 रुपए का होगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है इसमें वो 75% का होगा। अगर इतना होता है तो ही हम उस इशू को सक्सेसफुल मानेंगे, उसको से भी अलाउ करेगा। तो मिनिमम 75% और टोटल सब्सक्रिप्शन शुड बी देयर, इतना सब्सक्रिप्शन टोटल इन्वेस्टमेंट का होना पड़ेगा, तभी उस ऑफर को, उस इंस्ट्रूमेंट को, उस इशू को सक्सेसफुल माना जाएगा। तो ये 3 चीजें पढ़ लीजिएगा, मिनिमम इशू साइज कितना है, मिनिमम एप्लीकेशन और मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एक बार रिवाइज फिर से कर लेते हैं। जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें एनपीओ जारी करता है। इन्हें रजिस्टर, और ये वो कंपनी जारी करेगी एनपीओ जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज में, एक स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड है, और एनपीओ इसका इस्तेमाल करेंगे पैसों को रेज करने के लिए फॉर चैरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी के नोटिस दिए गए हैं भारत के 2 बड़े बैंकों, आईसीआईसीआई बैंक को और कोटक महिंद्रा बैंक को। आईसीआईसीआई बैंक को नोटिस मिला है फ्रॉम तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट रेजिंग अ डिमांड ऑफ 24.37 करोड़ विद अ पेनल्टी ऑफ 2.43 करोड़, और कोटक महिंद्रा बैंक को नोटिस मिला है 62.3 लाख करोड़ का। इतना अमाउंट उनको जो है वो जीएसटी अथॉरिटीज को पे करना होगा। ये एक उन पर एक नोटिस जो है वो आपका आया है। रीजन इसमें बहुत बेसिक सा है कि उन्होंने जो जीएसटी उन्हें फिल करना चाहिए था उतना जीएसटी उन्होंने फिल नहीं किया है, इस वजह से उन पर फाइन लगाया गया है। तो फाइन कितना है वो देख लीजिएगा, और क्यों है मैंने बता दिया आपको, उस वजह से इन पर जो है फाइन लगाया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक अभी न्यूज में है। एक तो इसने लॉन्च किया है आपका ट्यूलिप। ट्यूलिप का फुल फॉर्म है टर्म यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जो कि मिक्सचर है टर्म इंश्योरेंस का और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का। एक तरफ टर्म लाइफ मिलेगा आपको, डेथ के बाद घर वालों को पैसा मिलेगा बहुत बड़ा, और एक तरफ यूनिट लिंक जहां पर एक समय तक पैसा निवेश होगा, साथ ही में उस पर इंश्योरेंस भी आपको दिया जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने अभी रिसेंट में आईवीएस के साथ टाई अप किया था, और उसके साथ टाई अप करके दोस्तों जो उसकी ब्रांचेस में वीडियो सर्वेलेंस है उसे वहां पर किया जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का पहला स्वदेशी बैंक है, जो 1911 में सेटअप हुआ था मुंबई में, उस बैंक ने पार्टनरशिप किया है किसेतु साइसॉन फाइनेंस के साथ। इस बैंक ने एक को लेंडिंग अग्रीमेंट किया है किसेतु साइसॉन फाइनेंस के साथ, और इनके साथ मिलकर वो एमएसएमईज को लोन देगा एक अच्छे रेट पर, एक कॉम्पिटिटिव रेट पर, और इसकी गाइडलाइन को अप्रूवल दिया है एज पर दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत बेसिक सवाल बनेगा कि कीसेत्सु साइसॉन फाइनेंस ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, तो उसका आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ कीसेत्सु साइसॉन फाइनेंस ने अभी हाल ही में कोलैबोरेशन जो है वो दोस्तों किया है। तो बहुत बेसिक सी बात है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद कीसेत्सु साइसॉन फाइनेंस फॉर एमएसएमई लोन्स। उनके लिए ये कोलैबोरेशन को रिसेंट में किया गया है। फिर भारत का एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि कर्नाटका बेस्ड है, कर्नाटका बैंक। उन्होंने भी एक ऐसा ही एग्रीमेंट किया है को लेंडिंग का विथ सैटिन क्रेडिट केयर के साथ, और दोनों लोग मिलकर लोन्स ऑफर करेंगे। ये जो लोन्स ऑफर किए जाएंगे वो भी आपके माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स को किए जाएंगे। अभी बहुत ही अच्छा वर्ड आया आपका माइक्रो फाइनेंस। देखिए, एक वर्ड होता है माइक्रो क्रेडिट, जहां पर हम जो लास्ट माइल, मतलब जो एकदम ही ग्रास रूट पे लोग हैं उनको हम लोन देते हैं, या हम एमएसएमईज को लोन देते हैं, उसे कहा जाता है माइक्रो क्रेडिट। फिर होता है आपका माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है कि हम ना सिर्फ उनको लोन देते हैं बल्कि उनको हम जानकारी देते हैं कि आप लोन का इस्तेमाल कैसे करें, लोन का यूटिलाइजेशन कैसे करें ताकि आपको फायदा पहुंचे। तो व्हेन microfinance is coupled with financial education, that is what is referred to as microfinance। ठीक है जी। तो माइक्रोफाइनेंस लोन्स को देने के लिए सैटिन क्रेडिट केयर ने कर्नाटका बैंक के साथ रिसेंट में टाई अप किया है। अब आता है सवाल माइक्रोफाइनेंस का, तो स्क्रीन पे आप देखिएगा आरबीआई ने माइक्रोफाइनेंस लोन्स को कहा है ऐसे लोन्स होंगे जहां पर कोई भी कोलैटरल नहीं दिया जाएगा, कोई भी सिक्योरिटी नहीं होगी,
अगर किसी को ऐसा लोन चाहिए तो उसकी जो एनुअल इनकम होगी वो 3 लाख रुपए से कम होगी, और अगर वो प्री पेमेंट अगर वो करना चाहेगा तो उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है। भारत के जितने भी कमर्शियल बैंक हैं एक्सेप्ट पेमेंट बैंक, जितने भी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, और जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो सारे लोग ऐसा लोन दे सकते हैं। एनबीएफसी के अंदर एक स्पेशल एनबीएफसी है, उसका नाम है एनबीएफसी एमएफआई, जिसका फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इन्हें स्पेशली बनाया गया है ताकि ये एमएफआईज को, माइक्रो फाइनेंस को लोन दे सके, और इन्हें बनाया गया है अंडर दी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस डायरेक्शन 2011 ऑफ द आरबीआई। उसके तहत इन्हें दोस्तों जो है वो आपका बनाया गया है। बेसिकली इससे, इस लोन को देने से मार्केट में जो एक लोन का फिजिबिलिटी है वो आपका बढ़ेगा, जो हेल्दी कंपटीशन है अमंग बैंक्स, अमंग एनबीएफसी, वो बढ़ेगा आपका, और हर किसी को बड़ा मौका मिलेगा अपने बिजनेस को, अपने धंधे को बढ़ाने का, इंक्रीज करने का। तो माइक्रो फाइनेंस को लेकर ये 2 अग्रीमेंट्स हुए हैं आपके, मैंने आपको बता दी हैं। एक लेटेस्ट बताया मैंने आपको जो कि कर्नाटका बैंक ने अभी हाल ही में किया है विद सैटिन क्रेडिट केयर, और एक अग्रीमेंट आपका जो है वो सीबीआई ने किया है विद किसेत्सु साइसॉन फाइनेंस, उनके साथ एग्रीमेंट अभी रिसेंट में किया गया है। फिर दोस्तों आते हैं अगली खबर पे। भारत के अंदर जो दाल है उसका ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को एक्सटेंड किया गया है टिल द मार्च ऑफ 2025। मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अब इसका डेटा सामने आया है। गवर्नमेंट जो है उसने एक्सटेंड किया है द ड्यूटी फ्री इंपोर्ट फॉर उड़द एज वेल एज तूर। अब पहले था तूर दाल का, अब उड़द दाल का भी जो टैक्स फ्री उसे किया गया है इंपोर्ट, और ये 31 मार्च 2025 तक रहेगा। और इससे जो इन्फ्लेशन है खासतौर पे पल्सेस में, रिटेल लेवल पर और प्रोड्यूसर लेवल पर, उसे कम किया जाएगा, जो कि अभी 20% से ज़्यादा। अगर आपको याद होगा तो लेंटिल्स में और पल्सेस में एमएसपी को बढ़ाया गया है। उसका रीज़न यही है ताकि किसानों को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। लेकिन इन्फ्लेशन जो है खास तौर पे आपका इन दोनों सेक्टर्स में वो काफ़ी ज़्यादा है। चाहे हम बात करें उड़द दाल की या तूर दाल की, तो उसको देखते हुए जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसे यहाँ पर दोस्तों काफ़ी कम, ज़ीरो कर दिया है आने वाले 2 सालों तक, और इसका अपडेट यहाँ पर सरकार ने दिया है। स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, देखिए दिया हुआ है कि उड़द दाल जो है वो आपका इंपोर्ट इज फ्री अप टू 31 2025, पहले 2024 था। तूर या पीजन पीज जिन्हें कहते हैं, उनका भी 1 साल, उनको भी एक्सटेंशन यहाँ पर कर दिया गया है, और इट इज़ एज पर दी फ्री ट्रेड पॉलिसी जो सरकार ने अभी पेश की है। उसको देखते हुए ये एक इनिशिएटिव सरकार ने उड़द दाल के लिए और तूर दाल के लिए अभी रिसेंट में लिया है। एक शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए भी, वो शब्द है अफोर्डेबिलिटी। कैसे हम किसी चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। समय के साथ अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपके लिए एक आईफोन अफोर्ड करना आसान हो जाता है, आपके लिए कार अफोर्ड करना आसान हो जाता है, आपके लिए कहीं पर रहना आसान हो जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर किसी सिटी में आप जाना चाह रहे हो या वहाँ रह रहे हो तो कितना अफोर्डेबल है वो सिटी, ताकि आप ना सिर्फ वहाँ पर सर्वाइव कर सको बल्कि ग्रो कर सको। तो एज पर दी लेटेस्ट नाइट फ्रैंक इंडियाज प्रोपराइटरी अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स, इंडिया की जो मोस्ट अनअफोर्डेबल सिटी है उस सिटी का नाम है मुंबई। सेकेंड नंबर पे हैदराबाद है, और थर्ड नंबर पर दिल्ली एनसीआर है। अब बात समझना ध्यान से, अंग्रेजी में एक शब्द आता है ऑक्सीमोरॉन। मेरे को बताइए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, जैसे मैं कहूं ना बिटर स्वीट, खट्टा मीठा, कि दोनों है, अच्छा भी है और खराब भी है। जैसे कि हैदराबाद इंडिया की मोस्ट लिवेबल सिटी है एज पर दी मर्सर इंडेक्स, पता होगा आप, पूरे सेकंड पे। लेकिन हैदराबाद इंडिया की सेकंड मोस्ट अनअफोर्डेबल सिटी है। लिविंग स्टैंडर्ड्स तो अच्छे हैं, लेकिन क्या हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं? तो उसका आंसर है नो, क्योंकि वो सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे दिल्ली एनसीआर, जाहिर सी बात है। अगर हम बड़े सिटीज की बात करें तो उसमें अहमदाबाद और कोलकाता
इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल मेट्रो सिटीज़ में से हैं। टॉप 2 पे, नंबर 1 पे अहमदाबाद है और नंबर 2 पे कोलकाता है। मुझे पता है, मेरे जानने वाले कोलकाता में रहते हैं और वहाँ पर कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर खाना बहुत सस्ता है, रहना भी कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है। लेकिन अगर हम बात करें इसी तर्ज पे मुंबई में, तो वहाँ के तो जो भी, अगर आप कोई न्यूज़ भी देखते होंगे तो लोग कहते हैं कि वहाँ पर रियल एस्टेट परचेज़ करना ही बहुत एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर में अभी मैंने एक रील देखा था जिसमें डीएलएफ सोसाइटी या कोई सोसाइटी है गुरुग्राम में, जहाँ पर एक फ्लैट बिका है 100 करोड़ का, 100 करोड़ का एक फ्लैट बिका है। तो नो वंडर दैट सिटी इज अनअफोर्डेबल, दिल्ली एनसीआर इज अनअफोर्डेबल। लेकिन सबसे ऊपर मुंबई है, सेकंड पे हैदराबाद है और थर्ड पे दिल्ली एनसीआर है। ये स्क्रीन पे आप देखिएगा तो सिटीज दी हुई हैं आपके सामने, न्यू दिल्ली, एनसीआर, एमएमआर, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता। और आपको नंबर्स भी दोस्तों दिए हुए हैं, जहां पर मुंबई में अलग रेंज में है, मुंबई का, हैदराबाद भी है और फिर आपका बेंगलुरु भी काफ़ी आगे, लेकिन कोलकाता बहुत नीचे है, चेन्नई बहुत नीचे है। लेकिन अगर ओवरऑल टोटल बात करें, टोटल में कोलकाता, अहमदाबाद मेट्रो सिटीज़ में आपके सबसे अफोर्डेबल हैं। फिर तेलंगाना की बात करते हैं, हैदराबाद की ही बात करते हैं। वहाँ पर एक योजना को लॉन्च हुआ, उसका नाम है द प्रजा पालना योजना। इस योजना का मेन मकसद है कि जो प्रजा पालना योजना, सॉरी, प्रजा मतलब लोग, राजा प्रजा, ठीक है। तो जो लोग गांव देहात में रह रहे हैं, तहसील लेवल पे रह रहे हैं, कैसे उनको, उनके कंसर्न्स को हम एड्रेस करें, कैसे उनको नीड्स को एड्रेस करें। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन प्लान है जहां पर वहां के जो लोग हैं उनका डेटाबेस बनाया जाएगा ग्रास रूट लेवल पर, और किस चीज़ में वो अच्छे हैं उस बेसिस पर उनको काम दिया जाएगा और उनके लिए काम जो है वो किया जाएगा। तो एक प्रॉपर डेटाबेस बनाया जा रहा है, जिस डेटाबेस से हम जान पाएँ कौन कितना काबिल है, कौन कितना साक्षर, कौन कितना एजुकेटेड है, कौन कितना काम कर सकता है। इसको तेलंगाना के अंदर जो है वो अभी रिसेंट में शुरू किया गया है। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 2 महीनों से काफ़ी न्यूज़ में है। चाहे 57 साइबर क्राइम सेंटर्स हों, चाहे इंडिया की पहली एआई सिटी हो जो लखनऊ बनी है, जीडीपी के मामले में इंडिया की सेकेंड बिगेस्ट जीडीपी है आपकी उत्तर प्रदेश। कई मामलों में यूपी इस वजह से न्यूज़ में है। तो यूपी ने इम्प्लीमेंट किया है द ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी टू प्रमोट क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है द ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। हाइड्रोजन जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। अभी आसान भाषा में बताऊं आपको तो आगे डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन यूपी ने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है और इसका मेन मकसद है कि यूपी के अंदर जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके प्रोडक्शन को, उसके यूटिलाइजेशन को इंसेंटिवाइज करना और उसे एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ फॉसिल फ्यूल की तरह इंकरेज करना। उसके लिए इस पॉलिसी को यूपी ने अभी आपका स्टार्ट किया है। सरकार ने भी कुछ महीने पहले नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया था जिसका बजट है 19,744 करोड़ का, जिससे एक्सपोर्ट किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन को। इंडिया में इंडस्ट्रीज को डीकार्बोनाइज किया जाएगा, मोबिलिटी को, जो आपका ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी सेक्टर्स को डीकार्बोनाइज किया जाएगा, जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल पर उसे कम किया जाएगा, इंडिजिनस लेवल पर, लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाएगी और एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट किया जाएगा। तो इस मिशन के तहत ही इंडिया में, यूपी में एक ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है उसको आपका फिलहाल लॉन्च किया जाएगा। उसी वजह से ये खबर जो है वो अभी आपकी न्यूज़ में बनी हुई है। समझ में आया सबको? कतरा कतरा सबको छप गया? क्या बात है गाइस। कैसे बनती है ग्रीन हाइड्रोजन? उससे पहले अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें जो कि बार बार बन सकती है, चाहे सोलर हो, विंड हो, वाटर हो, चाहे सोलर हो, विंड हो या न्यूक्लियर भी कह सकते हैं, तो उसमें हम सोलर विंड पावर से एनर्जी को बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर पावर को हम फीड करते हैं एक सिस्टम, इसका नाम इलेक्ट्रोलाइजर है, जहां पर वाटर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में हम सेपरेट करते हैं। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो फिर स्टोर होती है एज अ कंप्रेस्ड फॉर्म और एज अ लिक्विड फॉर्म, और उस गैस को फिर हम शिप करते हैं टू द डेस्टिनेशन जहां उसे हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल। तो ऐसे आपका हाइड्रोजन जो है, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो आपका बनता है, जिसका सोर्स जो होता है वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी होता है। ठीक है, तो ऐसा हाइड्रोजन फ्यूल जो कि सोर्स किया गया है फ्रॉम अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर विंड, उसे हम कहते हैं एक ग्रीन हाइड्रोजन।
तो उसका मिशन, उसकी पॉलिसी जो है यूपी में उसे शुरू किया गया है। फिर दोस्तों 12वां दिव्य कला मेला ये ऑर्गेनाइज किया गया है या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सूरत गुजरात में। इस मेले को ऑर्गेनाइज किया डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटीज़ ने और नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस और डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। इसे इनॉग्रेट किया गया 29 दिसंबर को और ये अगले साल 7 जनवरी तक चलेगा सूरत में। सूरत वैसे भी आपका न्यूज़ में है बिकॉज सूरत में एक तो सूरत डायमंड बोर बना है, जो कि सूरत का इंडिया का सबसे बड़ा आपका जो एक कमर्शियल सेंटर है। एक तो इस वजह से न्यूज़ में है। दूसरी बात करें अगर हम सूरत की, अगर सूरत न्यूज़ की बात करें तो सूरत इसलिए भी न्यूज़ में है बिकॉज सूरत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो वहाँ का एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पे चिन्हित किया गया है। उस तौर पे भी आपका सूरत जो है वो फिलहाल न्यूज़ में बना है। फिर दोस्तों स्पेसएक्स का जो फैल्कन हेवी जो है उसने लॉन्च किया है द यूएस मिलिट्री प्लेन। यूएस की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लिए उनका जो मिलिट्री प्लेन है, जो एक सीक्रेटिव मिलिट्री प्लेन है, उसको स्पेसएक्स ने आप उसका जो फैल्कन रॉकेट है उससे लॉन्च किया। उस रॉकेट का नाम है फैल्कन हेवी और ये मिस्टीरियस यूएस मिलिट्री प्लेन को उन्होंने लॉन्च किया है और इसका लोकेशन था कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में। और ये जो आपका स्पेसक्राफ्ट है उसका वो उसका नाम है, उसमें स्पेस प्लेन का नाम है X-37B। इस पर्टिकुलर प्लेन को जो है नासा स्पेसएक्स के फैल्कन हेवी रॉकेट ने अभी लॉन्च किया है। ये जो स्पेस प्लेन है आपका X-37B, इसे बनाया है बोइंग ने। एक स्मॉल बस है, काफ़ी स्मॉल यूटिलिटी है इसका। ये काफ़ी रिजेंबल करता है नासा के स्पेस शटल से विद अ विंडोज़ ब्लैक्ड आउट। और ये लेटेस्ट वर्जन जो है इसका प्लान ड्यूरेशन वो अभी बताया नहीं गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये 2026 जून तक आपका रन करेगा और आगे चलकर इससे और लॉन्गर फ्लाइट्स को भी यहाँ पर फिर लॉन्च किया जाएगा। तो यूएस का सिक्रेटिव मिलिट्री प्लेन जिसका नाम है X-37B, उसको स्पेसएक्स के फैल्कन हेवी रॉकेट ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में लॉन्च किया है, जिसे डेवलप बनाया है आपका बोइंग एरोस्पेस कंपनी ने। फिर दोस्तों टाटा पावर ने अग्रीमेंट किया है राजस्थान के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए और राजस्थान में जो ट्रांसमिशन है उसमें ये योगदान आपका देगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि राजस्थान सरकार ने एक बिडिंग प्रोसेस शुरू किया, जहां पर जिसकी बिड सबसे ज़्यादा थी उसे मिलेगा टेंडर टू वर्क एज दी ट्रांसमिशन पार्टनर ऑफ राजस्थान स्टेट ट्रांसमिशन। तो वो बैनर को, वो ट्रांसमिशन को जीता है टाटा पावर ने। और जो राजस्थान ट्रांसमिशन की बीकानेर 3rd नीमराना 2 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है उसको अब मैनेज करेगा टाटा पावर। और इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट से 7.7 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इवैक्यूएट होगा। इसका टोटल कॉस्ट होगा 1544 करोड़ का। तो इतने कॉस्ट में ये आपका इवैक्यूएशन होगा इतने रिन्यूएबल एनर्जी पावर का। और ये टेंडर जो है उसको टाटा पावर ने राजस्थान ट्रांसमिशन से जीता है। उसने ये बिड, ये जो टेंडर है उसको विन किया है। तो इस वजह से टाटा पावर और राजस्थान ट्रांसमिशन का अग्रीमेंट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, बीकानेर 3 निमराना 2 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए अभी हाल ही में किया गया है। फिर दोस्तों एक कंपनी है उसका नाम है वॉर्ड विजार्ड फूड्स। इस कंपनी ने एमओयू साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ और उसके जो ऑपरेशन है, उसका जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं आपके पाव भाजी, कढ़ी पकौड़ी, वेज बिरयानी, आलू मटर, इन प्रोडक्ट्स को वो जो है वो सेल करेगा गुजरात के अंदर। ठीक है, और जी इसलिए ये काम उसने दोस्तों किया है और कई तरह के फूड्स को वो यहाँ पर प्रमोट करेगा। तो वॉर्ड विजार्ड फूड्स विद द हेल्प ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट वो अपने फूड्स की जो रेंज है पैकेज फूड्स की, प्री पैकेज फूड्स की, उनको वो स्प्रेड करेगा गुजरात के अलग अलग शहरों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर दोस्तों जम्मू कश्मीर, और ये बहुत बड़ा चीज़ है बिकॉज आर्टिकल 370 के होने तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी बिकॉज वहाँ का जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था, जो स्टेट प्रबंधन था, वो वहाँ की सरकार के अधीन था, जो कि अगेन हमारे जो यूनियन ऑफ इंडिया कंसेप्ट है उससे काफ़ी अलग था बिकॉज उसमें कोई से सरकार का नहीं था। तो अब आफ्टर दैट एब्रोगेशन, आफ्टर दैट जो आपका निरस्त हुआ है, उसके बाद जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट इसे पास किया गया है, जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन को ऐड किया गया है, उनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा अलग अलग पंचायत लेवल पर। इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल सेटअप किया गया था जिसको लीड कर रहे हैं वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और उनके ही पालन की वजह से अब अंडर दी जम्मू कश्मीर
पंचायती राज एक्ट ऑफ 89 ओबीसी सेक्शन को भी रिजर्वेशन मिलेगा ग्रास रूट लेवल पर, वहां के चुनावों में उनको भी एक आरक्षित सीट जो है वो दी जाएगी। इसीलिए ये एक बड़ा कदम है इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट सॉवरेनिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसको लेकर ये कदम यहाँ पर उठाया गया है। इस अमेंडमेंट में डिफाइन किया गया ओबीसी कौन होता है। इसमें कहा गया है कि पंचायती मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकती है, सरपंच को रिमूवल कैसे हो सकता है, सस्पेंशन कैसे हो सकता है, और चाहे नायब सरपंच हो या फिर पंच हो, कैसे उनको हम सस्पेंड कर सकते हैं, उसके सारे डिटेल जो है इस अमेंडमेंट में रखे गए हैं। लेकिन खास तौर पे ओबीसीज को डिफाइन किया गया है कि उनको रिजर्वेशन देना है हमें पंचायती राज सिस्टम में इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर असम गवर्नमेंट ने, जो भारत का केंद्र सरकार है, उन्होंने और वहाँ का एक मिलिटेंट ग्रुप है, एक उग्रवादी संगठन है उल्फा, उनके साथ एक पीस अकॉर्ड साइन किया है। अभी कुछ महीने पहले मणिपुर का एक मिलिटेंट ग्रुप था यूएनएलएफ, उसने भी अग्रीमेंट किया था। वहां पर भी मणिपुर गवर्नमेंट, यूएनएलएफ और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अग्रीमेंट किया था। और अब उल्फा के साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जो है वो एक अग्रीमेंट किया है। तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द असम गवर्नमेंट, उन्होंने अग्रीमेंट किया है। दशकों से ये इंसर्जेंसी, दशकों से जो एक उग्रवाद है उसे समाप्त करने के लिए अग्रीमेंट किया गया है। इस मौके पर भारत के होम मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स मिस्टर अमित शाह मौजूद थे, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा थे, और उल्फा के हेड अरविंद राजिखोवा वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और दिल्ली का जो नॉर्थ ब्लॉक है, जो कि हेडक्वार्टर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, वहां पर ये मुलाकात हुई थी और वहीं पर ये अग्रीमेंट जो है पीस का उसे साइन किया गया है। तो उल्फा इज द लेटेस्ट मिलिटेंट ग्रुप जिसने एक पीस एग्रीमेंट किया है विद द इंडियन गवर्नमेंट एंड द असमीज गवर्नमेंट। दोस्तों, असम में इसके अलावा अभी मुद्दा चल रहा है रिगार्डिंग सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 55, जहां पर वो लोग जो बांग्लादेश बनने के बाद आए हैं बांग्लादेश से इंडिया, क्या उनको नागरिकता देंगे, उसको लेकर बहस चल रही है। इसके अलावा असम के जो अहोम मैडम्स हैं उन्हें नॉमिनेट किया गया है ऑफिशियली फ्रॉम इंडिया एज वन ऑफ द यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। इसके अलावा असम में एक ई ग्रास पोर्टल है जिसके लिए कोलैबोरेशन किया है उसने बंधन बैंक के साथ। उनके साथ मिलकर वो लोग जो हैं वो टैक्स पेयर्स जो हैं वो अपने टैक्स को इस पर्टिकुलर पोर्टल पर पे कर पाएंगे। उस वजह से भी ये पोर्टल आपका न्यूज़ में बना हुआ है। आईपीएस अफसर नीना सिंह, और ये बहुत ही गर्व की बात है, she has become the first ever woman head of the Central Industrial Security Force, CISF, जो अभी न्यूज़ में था बिकॉज पार्लियामेंट की सुरक्षा अब CISF करेगा, इसका भी अपडेट आया था। और अब उसी पर्टिकुलर ग्रुप की जो अध्यक्ष बनी है, पहली हेड बनी है, उनका नाम है मिस नीना सिंह। ये एक्सपीरियंस आईपीएस अफसर राजस्थान काडर की, और ये अगले साल जुलाई 31 को रिटायर भी आपकी हो जाएंगी। इसके अलावा सीआरपीएफ के डीजी बने हैं अनीश दयाल सिंह, आईटीबीपी के डीजी बने हैं राहुल रसगोटा, जो कि अगले सितंबर जो 2 साल बाद रिटायर होंगे, और अगले दिसंबर में आपके अनीश दयाल सिंह भी रिटायर हो जाएंगे। तो मिस नीना सिंह जो हैं वो अब बनी है द फर्स्ट एवर हेड ऑफ द सीआईएसएफ, द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। ये वही फोर्स है जो एयरपोर्ट्स में भी आपको जो वहां पर जवान दिखते हैं हमारे हैं, वो इसी फोर्स के अंडर एम्प्लॉयड हैं। फिर दोस्तों, साउथ अफ्रीकन प्लेराइट थे, उनका नाम है बोंगेनी एंगीमा। उनकी डेथ हुई है ऑन December 27। ये मशहूर प्लेराइट थे, प्रोड्यूसर थे, कंपोजर थे साउथ अफ्रीका के, और कार क्रैश में सराफीना इनका नाम था, इनके नाम से इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं पर्टिकुलर प्ले को इन्होंने डायरेक्ट किया था। और इनकी डेथ दोस्तों 68 ईयर्स की एज में अभी आपकी हो गई है। इनका नाम है बोंगेनी एंगीमा, इस नाम से इनको हम जानते हैं। फिर दोस्तों, जर्मन पॉलिटिशियन, इनफैक्ट वहाँ के सबसे बड़े राजनेताओं में से एक वॉल्फगैंग शॉबल या वॉल्फगैंग शाउबली, उनका डेथ हुआ है। उनकी डेथ 81 ईयर्स की एज में हो गई है। इनको लोग याद करेंगे बिकॉज जो जर्मनी और जो ईस्ट जर्मनी का वेस्ट जर्मनी का मिलन था, जो एक यूनिफिकेशन था, उनके ही समय हुआ था 1990 में।
उस समय ये वित्त मंत्री थे और उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था मेजर्स को, जिससे कि यूरोप के अंदर जो डेट क्राइसिस था 20 सालों का, उस डेट क्राइसिस कैसे हम कम कर सकें। तो कई सारे बड़े बड़े काम इन्होंने किए थे और इनकी दोस्तों अब डेथ हुई है एट द एज ऑफ 81। इनका नाम है आपका वोल्फगैंग शाउब्ले। नेक्स्ट, फिर एलपी हेमंत के श्रीनिवासुलु को दिया गया है मैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड। इस मौके पर इस अवार्ड को दिया श्री अमित शाह जी ने और ये अवार्ड दिसंबर 28 को दिया गया। मिस्टर हेमंत जो हैं वो इस समय डायरेक्टर हैं ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन ट्रेड काउंसिल और इस ऑनर को उनको प्रेजेंट किया बाय मिस्टर अमित शाह जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। ओके, ये पता होगा आपको कि रशिया ने, ईरान ने और पाकिस्तान जैसे देशों ने हाथ मिलाया है चाइना के साथ और वो मिलकर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहे हैं जो कि राइवल करेगा जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्पेस स्टेशन है। लेकिन रशिया ने सरप्राइजिंगली अग्री किया है नासा के साथ कि वो लोग मिलकर ये स्पेस स्टेशन जो है उसे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर फ्लाइट्स आपकी 2025 तक लगातार जाती रहेंगी। तो एज अ टोकन ऑफ सीज फायर और एज अ टोकन ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रशिया और नासा, जो रशिया का स्पेस एजेंसी और नासा, वो अपने स्पेस फ्लाइट्स को आईएसएस तक भेजते रहेंगे अंटिल द एंड ऑफ 2025। ये अग्रीमेंट आपका हुआ है ताकि इन क्रॉस फ्लाइट्स को हम 2025 तक कर सकें, ताकि जो एक रिलायबिलिटी है, जो एक ट्रस्ट है आईएसएस पे एज अ होल, उसको बनाए रखें। उसके लिए ये अग्रीमेंट पर दोनों सरकारें जो हैं वो आपकी पहुंची हैं। जेमिनी, अगर आपको पता होगा, गूगल ने लॉन्च किया था। जेमिनी के बाद अब गूगल ने एक और लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम है वीडियो पोएट। वीडियो पोएट एक मल्टी मॉडल एलएलएम है जो कि वीडियोस को ऑन डिमांड पर जनरेट कर सकता है, जहां पर आप टेक्स्ट के माध्यम से टेक्स्ट टू वीडियो कर पाएंगे, इमेज टू वीडियो कर पाएंगे, डेप्थ या ऑप्टिकल फ्लो को एज ए वीडियो कर पाएंगे, या फिर मास्क वीडियो को भी आप वीडियो के फॉर्म में या ऑडियो के फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट कर पाएंगे। तो एक वीडियो जीपीटी लॉन्च हुआ, इसका नाम है वीडियो पोएट और ये एक ऐसा मॉडल है जो कि मल्टीपल मोडाल इनपुट से, चाहे वो आपका कोई मोड हो, टेक्स्ट मोड हो, इमेज मोड हो, वीडियो मोड हो, ऑडियो मोड हो, उससे वो वीडियोस को वो जनरेट कर पाएंगे। तो एक वीडियो जीपीटी, एक वीडियो लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है गूगल ने, उसका नाम है वीडियो पोएट। ठीक है, वीडियो पोएट को डिप्लॉय किया गया है एज अ डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर जो एनेबल करता है टू प्रोड्यूस कंटेंट फॉर टास्क दैट हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली ट्रेन्ड ऑन। उस बेसिस पर ये जो है आपका वो वर्क और एनेबल जो है वो आपका करता है। अकॉर्डिंग टू द करंट चेयरमैन ऑफ आईएसआरओ एस सोमनाथ, इंडिया आने वाले 5 सालों में 50 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। इसका अनाउंसमेंट किया है एस सोमनाथ जी ने और डिफरेंट ऑर्बिट्स में सैटेलाइट को बनाने के लिए, मूवमेंट ऑफ ट्रूप जो हमारे हैं उनको ट्रैक करने के लिए, और भारत के या दुनिया के 1000 किलोमीटर का जो एरिया है उसकी इमेजिंग करने के लिए। बेसिकली हुआ क्या है, एक तो जीपीएस होगा, ठीक है, और एक आपका जीआईएस होगा। जीपीएस होता है आपका जियो पोजिशनिंग सिस्टम, जिससे हम सर्वेलेंस कर सकते हैं। जीआईएस होता है आपका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हम मैप के जरिए पहचान सकते हैं इस एरिया में क्या हो रहा है। तो एक तरफ सर्वेलेंस है, एक तरफ आपका मैपिंग है। दो चीजों पर काम किया जाएगा इन 50 सैटेलाइट्स के जरिए और आने वाले 5 सालों में ये काम हो। इसके अलावा दोस्तों एक और हो सकता है आपका, जो हो सकता है आपका रिमोट सेंसिंग, कि भाई हम एक रिमोट लोकेशन से एक एरिया को सेंस कर पाएं, एक एरिया को कंट्रोल कर पाएं, एक एरिया को एनालाइज कर पाएं। तो इन सब चीज़ों के लिए इन 50 सैटेलाइट्स को जो है अभी हाल ही में उन्हें आपका लॉन्च किया जाएगा। देखिए, रीज़न पहला है टू डिटेक्ट चेंजेस, दूसरा है टू ब्रिंग मोर एआई रिलेटेड एंड डेटा ड्रिवन डेटा, और तीसरा है डेटा डाउनलोड रिड्यूस करना और नेसेसरी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना इन सैटेलाइट्स के जरिए। इन चारों चीज़ों पे यहाँ पर दोस्तों जो है वो आपका काम किया जाएगा। अब आप स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि दिया भी हुआ है यहाँ पर आपके सामने कि इसका मतलब होता है कलेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डेटा फ्रॉम वेरियस टेक्नोलॉजीज। इसका मतलब होता है सैटेलाइट के जरिए, सेंसर्स के जरिए, एरियल फोटोज के जरिए इनको हम कर सकते हैं। दो टूल्स होते हैं इसके, खासतौर पे जीआईएस और जीपीएस, उसके जरिए भी इन्हें हम ट्रैक कर सकते हैं। इंडिया में, दुनिया में 4 तरह से ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है। पहला है जीपीएस, जीएनएसएस जो पोजिशनिंग काम करता है, दूसरा है जीआईएस स्पेशल काम करता है, तीसरा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है, और चौथा आपका जो है 3D स्कैनिंग है। इन 4 चीज़ों से जो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस है वो दुनिया में वर्क करती है, और इन्हीं 4 चीज़ों पर आने वाले 5 सालों में आईएसआरओ जो है वो 50 सैटेलाइट्स को जो है वो लॉन्च करने वाला है।
आईएसआरओ की बात करें, इसका नाम था पहले इनकॉस्पार, फिर ये बना 69 में, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्स हैं, और श्रीधर सोमनाथ, एस सोमनाथ जो हैं वो इसके करंट में चेयरमैन हैं। विराट कोहली, द किंग कोहली, बने हैं पहले बैटर जिन्होंने 7 अलग अलग सालों में 2000 रन हिट किए हैं। ही इज द फर्स्ट बैटर टू हिट 2000 रन्स इन 7 डिफरेंट ईयर्स। और इसमें 2012 पहली बार किया, फिर 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, तो अब 2023, ये ऐसे 7 साल है जिस सालों में लगातार 2000 रन बनाए हैं विराट कोहली ने, और ये ऐसा करने वाले भारत के, दुनिया के इनफैक्ट पहले बैटर होंगे। ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने जीता है सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड विमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप। ये भारत की पहली विमेन थी जो बनी थी ग्रैंड मास्टर ओवरऑल। अभी हाल ही में आर वैशाली बनी है तीसरी वुमन एज अ ग्रैंड मास्टर, नॉट वुमेन ग्रैंड मास्टर बट ग्रैंड मास्टर, तो ये पहली थी। और ये चैंपियनशिप हुई थी आपकी समरकंद उज्बेकिस्तान में, और इसमें मिला गोल्ड मेडल मिला आपके अनस्तेसिया बौद्ध को। और इसके अलावा ये चैंपियनशिप का नाम है आपका द वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप। इसमें मैच जीता आपका ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने, जो कि 5 बार उन्होंने इस चैंपियनशिप को जो है हाल ही में आपका जीता है। 2002 में शी बिकेम द फर्स्ट यंगेस्ट वुमन एवर टू अचीव द ग्रैंड मास्टर टाइटल। शी वन द ब्रॉन्ज मेडल एट 2012 चैंपियनशिप इन मॉस्को, और वो वर्ल्ड चैंपियन बनी 2019 में। इनका नाम है कोनेरू हम्पी। तो दोस्तों इसी के साथ ये रहा आपका न्यूज़ कनेक्ट, एक बार देख लीजिएगा, है ना, ये पूरा दिया हुआ है आपके सामने, इसको एक बार देख लीजिए, ये सारा दिया हुआ है, ये सारे आपके न्यूज़ कनेक्टर्स हैं ताकि आप इनको याद कर पाएँ। एंड इसी के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, और अगर आपको मेरे बैचेस लेने हैं बैंकर बाबू के या सफलता बैच के, वो भी अवेलेबल हैं हमारे एप्लीकेशन पर। उसको यूज़ करना है आपको, कोड KP10 यूज़ करिएगा। बाकी आप सबको नया साल मुबारक जो आने वाला है, और बहुत जल्द हम आपको कुछ वीडियोस देंगे जो आपको सरप्राइज़ भी करेंगे आने वाले हफ्ते में, और हम कुछ नई चीज़ें भी लेकर आपके लिए आ रहे हैं, कई सारे फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें भी जो आपको बस एग्ज़ाम निकाल देंगे जीए का, वो भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग, एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर। मुलाकात करेंगे अब आपसे हम मंडे को। कल भी कुछ वीडियोस आएंगे, टेंशन ना लीजिएगा, लेकिन मंडे को फिर से आपसे मुलाकात करेंगे हमारे लाइव सेशंस में। जनवरी से वीकली MCQs आपके कंटिन्यू हो जाएंगे। वीकली के अलावा हम बाकी कंटेंट भी आपको अब लगातार देते रहेंगे, चाहे प्रिंटेबल PDF हो। साथ ही में कुछ और हमने प्लान किए, वो भी प्लान्स आपको जो है वो हम प्रोवाइड कर देंगे। विद दिस गाइज, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। बाय बाय गाइज, टेक केयर, एंड मुलाकात करेंगे आपसे हम ऑन मंडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, एंड एडवांस में आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।